हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर जी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा भी होने वाला है 29 जून जो है संभावित तिथि है ना। तो उसमें जो बीएड और डीएलएड के जो एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, तो उसमें एक खंड होगा शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। आप बोलोगे ये नया खंड टाइप का लग रहा है ऐसा करके, तो ऐसा नहीं है। जो आप शिक्षण अभिरुचि पढ़ते हैं ये वही वाला खंड है ना। एक्चुअल में इसमें जो नाम दिया गया है वो शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय के नाम से दिया गया है, ना कि शिक्षण अभिरुचि के नाम से, है ना। तो ये शिक्षण अभिरुचि वाला ही पार्ट है, बस नाम अलग है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। पांचवा खंड है ये। कौन सा खंड है फ्रेंड्स? ये पांचवा खंड है। जैसे आप प्रश्न पेपर देखेंगे ना, तो आपको ये जो खंड देखने को मिलेगा, ये पांचवा खंड देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन से नाम से? शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय के नाम से आपको देखने को मिलेगा। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड, 2021 से लेकर 2024 तक के जितने भी प्रश्न हैं उन सब को मैं इसमें आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी वीडियो है आप लोगों के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देखें वीडियो को तो पूरा देखें, है ना। कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं आपको विस्तार से समझाऊं और उसको आप अच्छे से समझ पाएँ, ये मेरा मोटिव है। ठीक है, देखते हैं अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना समझ पाते हैं और मैं कितना अच्छे से आपको समझा पाता हूँ। ठीक है, ये PYQ है, मेनली 2021 से लेकर 2024 तक का, है ना। और मैं दावा कर रहा हूँ कि आपको यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे अभी जो आगामी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखें और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं प्रश्नों को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भाग 5 है ना। ये भाग 5 है, आप लोग देख रहे हैं, है ना। पार्ट ए। ठीक, पार्ट ए मतलब आपका जो पार्ट ए है 2 पार्ट रहेगा। पहले पार्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एक हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पार्ट ए में ना, है ना। और आपको जीके जीएस से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे और शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे पार्ट ए में। 2 पार्ट रहता है। और पार्ट बी में फ्रेंड्स आपको साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, है ना, ये 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 खंड देखने को मिलेंगे जिसमें से आप कोई भी खंड को सॉल्व कर सकते हो, भले ही आपका सब्जेक्ट जो भी रहे, चाहे आप आर्ट्स वाले हों, साइंस वाले हों, मैथ्स वाले हों, कोई भी सब्जेक्ट वाले हों, आप कोई भी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है केवल एक ही पार्ट को आपको सॉल्व करना रहेगा। ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन आप साइंस से कर लें, 5 मैथ्स से कर लें, 5 सोशल साइंस कर लें, ऐसा नहीं रहेगा, है ना। यदि आप करना शुरू कर रहे हैं तो आपको फिर एक ही सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये शर्त रहती है। चलो देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है आज के इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। मतलब उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, ये हमको बताना है। आपसे एक निवेदन ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें, है ना, मेरे इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ और जब आप परीक्षा हाल में पहुँचें, है ना, तो जो आपका वो क्वेश्चन पेपर रहेगा तो निश्चित रूप से आप प्रश्नों को बहुत गंभीरता से पढ़ें, धैर्यपूर्वक पढ़ें और एक नहीं कम से कम 2 बार ज़रूर रीड करें, है ना। क्योंकि जो मूल उद्देश्य जो है वो क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन में ही छुपा रहता है ना। तो आप 1-2 बार यदि उसको अच्छे से रीड कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है वो आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, अस्पष्टता या फिर वैधता। तो फ्रेंड्स देखो, जो उत्तम उपलब्धि परीक्षण रहेगी वो क्या क्या रहेगी? वो रिलायबिलिटी भी रहेगी, ठीक है, उसमें वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी की भी गुण रहेगी और उसमें वैलिडिटी की भी गुण रहती है। ठीक है, जो नहीं रहती है वो क्या रहती है? वो अस्पष्टता जो है वो नहीं रहती है। और यही हमारे इस प्रश्न का जो है क्या फ्रेंड्स, सही उत्तर हो जाएगा अस्पष्टता। ठीक है, कौन सा? अस्पष्टता जो है वो हमारे इस प्रश्न का पहला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देख लो,
क्या दिया हुआ है कि शालाओं में गुणात्मक सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रभावी कदम कौन सा है, ये हमको बताना है। आर्थिक साधनों में विकास, बेहतर सुविधाएं प्रदान करना, समर्पित शिक्षक समूह का होना या फिर समाज का सहारा, है ना। शाला में अपने को क्या करना है, गुणात्मक सुधार लाना है, तो उसके लिए सबसे प्रभावी कदम कौन सा होगा, ये हमको बताना है। वैसे तो देखोगे तो इसमें ये भी आपको देखने को मिलेगी कि आर्थिक साधनों का यदि विकास हो जाता है तो निश्चित रूप से शाला में गुणात्मक सुधार में जो है वो इजाफा होगी। आर्थिक साधन मतलब ये है कि उसमें जो भी संसाधन है वो मिलता रहे, ठीक है, कोई कमी ना रहे, तो शाला में निश्चित रूप से जो है वो सुधार होगी। ठीक है, बेहतर सुविधाएं यदि शाला को मिल रही है ना, बढ़िया फर्नीचर मिल गया, ठीक है, टाट पट्टी मिल गए, लाइट्स मिल गए, छत मिल गए, दरवाजे मिल गए, खिड़की मिल गए, रंग कलर हो गया, है ना, सब सुविधाएं यदि मिल रही है, शिक्षक सामग्री मिल रही है, सहायक शिक्षक सामग्री मिल रही है, तो निश्चित रूप से जो है शाला में गुणात्मक सुधार तो आएगी। ठीक है, समर्पित शिक्षक समूह है, अगर समर्पित शिक्षक रहेंगे तो निश्चित रूप से शाला में जो है गुणात्मक सुधार देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन इन सब से भी जो अच्छी चीज़ है ना, जो प्रभावी कदम होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी होगा कि समाज का जो सहारा लेंगे हम लोग, जब समाज का सहारा लेंगे तो निश्चित रूप से शाला में गुणात्मक सुधार जो है वो आएगी। देखो समाज में, हमारे समाज में बहुत जो कलावान व्यक्ति रहते हैं, है ना, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने में दक्ष है, ठीक है, कोई पेंटिंग करने में दक्ष है, समझ में आ रहा है, कोई वेल्डिंग करने में दक्ष है, ठीक है, और कोई अलग से चित्रकारी करने में दक्ष है, और बहुत सारे हुनरमंद व्यक्ति हमारे समाज में रहते हैं। यदि हम इन सभी का सहयोग लेंगे, ठीक है, बारी बारी से यदि इन सबको शाला में आमंत्रित करेंगे कि आप अपने हुनर को विद्यार्थियों को बताएं, ऐसे करके यदि हम इनको बुलाएंगे तो निश्चित रूप से ये अच्छे ढंग से विद्यार्थियों को बता पाएंगे, ठीक, और उसका लाभ जो है फिर शाला के विद्यार्थियों को अच्छे रूप में मिल सकेगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए। 2 गुण की बात हो रही है ना, तो वरिष्ठता और अनुभव, प्रतिष्ठा और अधिकार, योग्यताएं और अध्यापन डिग्रियां, या फिर विशेषज्ञता और अनुभव। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर मैं पहले बता देता हूँ कि कक्षा कार्य की जो विधियां हैं, अगर उसमें परिवर्तन लाना है तो अध्यापक में जो 2 गुण होंगे वो कौन कौन से होंगे, या विशेषज्ञता और अनुभव, मतलब स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस जो है वो उनके पास होनी चाहिए कक्षा कार्य की विधियों में यदि परिवर्तन लाना है तो। ठीक, यदि वो वरिष्ठ हैं, मान लेते हैं वो सीनियर है, मान लेते हैं, ठीक है, तो उसकी सीनियरिटी से अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक, और उनके अनुभव से हमको मतलब है क्योंकि अनुभव यहाँ पर भी शामिल है, ठीक, लेकिन यहाँ पे वरिष्ठता जुड़ गया इसलिए ये ऑप्शन कट हो जाएगा। वहीं प्रतिष्ठा और अधिकार मान लेते हैं वो गौटिया है, एक प्रकार से मान लेते हैं, है ना, गांव का गौटिया है और उसका एक छत्र राज है, तो क्या ये हमारे कक्षा कार्य में की विधियों में जो है परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यदि उनके पास योग्यताएं हैं और अध्यापन डिग्रियां हैं तो क्या कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन ला सकेगा वो? यदि वो उसका उपयोग नहीं करेगा तो बिल्कुल नहीं ला सकता। तो यदि उसके पास विशेषज्ञता है ना, विशेष अनुभव है उसके पास, और उसके पास जो इतने दिनों में वो करके बैठा हुआ है ना, पूरा कक्षा कार्य में वो दक्ष है, तो निश्चित रूप से उसका जो लाभ है वो पूरे कक्षा को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित संगठन है NCERT, NCTE, UGC या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल की बात हो रही है, तो शिक्षा से संबंधित कौन कौन से संगठन हैं? तो सभी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित संगठन है। ठीक है, NCERT को आप लोग जान रहे हैं, NCERT को, है ना, NCTE को आप जान रहे हैं, NCTE, है ना, ये टीचर प्रशिक्षण से संबंधित है, और UGC को आप लोग जान रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका पूरा नाम है ना। ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये नेट के जो एग्ज़ाम है ना, वो कंडक्ट कराता है UGC जो है, समझ में आ रहा है। नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कौन कंडक्ट कराता है? UGC कराता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
65 नंबर को क्वेश्चन है, देख लो। निम्न में से किसके विचारों पर बुनियादी शिक्षा योजना आधारित है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रविंद्रनाथ टैगोर। ये बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बीएड और डीएलएड का एकदम फेवरेट सवाल है ना ये, है ना। तो आपको बुनियादी शिक्षा को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ ना, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पर्सनल रूप में बोल रहा हूँ कि इस बुनियादी शिक्षा को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक। क्योंकि ये फेवरेट सवाल है, ये आता ही है, प्रत्येक वर्ष आता है इससे रिलेटेड सवाल जो है, ठीक। तो बुनियादी शिक्षा योजना किससे आधारित है, किससे आधारित है? तो महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित है ये, ठीक है। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं हम लोग, नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? नई तालीम के नाम से भी जानते हैं, और इसको वर्धा योजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस नाम से? वर्धा योजना और नई तालीम, ठीक है। ये बुनियादी शिक्षा का अन्य नाम है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देख लो कि एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है? ऑप्शन है तेजी से तथा जहाँ तक संभव हो स्पष्ट लिखना। ऑप्शन बी है सर्वप्रथम विषय वस्तु को लिख देना तथा फिर विद्यार्थियों को उसे पढ़ने के लिए कहना। ऑप्शन सी है सर्वप्रथम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और फिर उत्तर को बिल्कुल वैसे ही लिखना। यहाँ पूछना गलत लिखा है फ्रेंड्स, है ना। पूछना में हमेशा बड़ा पू रहता है, ठीक है। मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो ब्लैक बोर्ड पर स्पष्टता के साथ लिखनी चाहिए। अब मुख्य बातें क्या क्या हो सकती हैं? मान लेते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी अभिलाषा है पाठ, ठीक है। मान लेते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी अभिलाषा है, ये पाठ मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब इसकी मुख्य मुख्य बातों को अगर मैं लिख दूंगा तो ब्लैक बोर्ड में लिख दूंगा तो बच्चे लोग उसको आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे पाठ के साथ में। ये नहीं कि मैं एकदम तेज़ी से लिख रहा हूँ, है ना, और तेज़ी से लिख रहा हूँ, स्पष्ट लिख रहा हूँ, तेज़ी भी है और स्पष्टता भी है, तो ये तेज़ीपन जो है वो छोटे बच्चों के साथ काम नहीं आने वाली है, ठीक है। सर्वप्रथम विषय वस्तु को लिख देना फिर विद्यार्थियों को उसे पढ़ना, ये भी बिल्कुल गलत बात है। और प्रश्न पूछना और उसका उत्तर जो है बिल्कुल वैसे लिख देना, ये भी सही ढंग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालयों में सबसे अधिक महत्व किस पक्ष पर दिया जाना चाहिए? मूल्यों पर, ज्ञान पर, सामाजिक व्यवहार पर या फिर उपर्युक्त सभी? तो विद्यालयों में फ्रेंड्स इन सभी चीज़ों पर हमको जो है क्या देना है? महत्व देना है, इन सभी पक्षों को महत्व देना है, ठीक है। यदि हम वैल्यूज़ को महत्व नहीं देंगे, ठीक, हम लोग नॉलेज को महत्व नहीं देंगे, ठीक है, हम लोग सोशल बिहेवियर को महत्व नहीं देंगे, तो हमारा पढ़ाई कराना, हमारा शिक्षण कार्य कराना बिल्कुल व्यर्थ है। समझ में आ रहा है? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देख लो कि निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कम अंडर द प्रोजेक्शनल इंस्ट्रूमेंट? ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, छाया क्षेपित्र, एपीडियास्कोप या फिर स्लाइड प्रोजेक्टर। तो फ्रेंड्स ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात हो रही, प्रक्षेपित साधन की बात हो रही है, तो प्रक्षेपित साधन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शनल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, है ना। तो प्रोजेक्शनल इंस्ट्रूमेंट में जो शामिल नहीं है फ्रेंड्स वो क्या चीज़ है? ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड एक भौतिक साधन है कह दो एक प्रकार से, जिसमें हम लोग चाक से लिखना और बाकी चीज़ समझाना ये करते हैं। बाकी ये जो चीज़ें हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर है, छाया क्षेपित्र है जिसको हम लोग एपीडास्कोप बोलते हैं, ठीक, स्लाइड प्रोजेक्टर, ये सब आधुनिक चीज़ें हैं कह दो सिखाने के लिए, है ना। और ये प्रक्षेपित है, मतलब एक इसको हम लोग मशीन के थ्रू क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह दिखाते हैं। जैसे प्रोजेक्टर चलता है ना, मान लेते हैं प्रोजेक्टर यहाँ चल रहा है तो ये ब्लैक बोर्ड जो है यहाँ पे है, यहाँ पे मशीन के थ्रू वो दिखना शुरू हो जाता है जो भी हम लोग पढ़ाएंगे वो। लेकिन ब्लैक बोर्ड में क्या होता है फ्रेंड, ये ब्लैक बोर्ड है मान लेते हैं, तो ये हमको ब्लैक बोर्ड में ही जाके क्या करना है, जो भी लिखना समझाना है वो करना पड़ता है, ठीक है। जबकि ये इनकी दूरी देख लो, ये दूरी रहेंगे, उसके बाद भी हमको जो भी चीज़ें हमको देखनी है, सुननी है, वो सब चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा, देख लो। शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है प्रशासन, छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध, समाज या फिर अभिभावक। तो शिक्षण प्रक्रिया यदि हो रही है ना, मान लेते हैं एक शिक्षक क्लास के अंदर गया है और छात्र बैठे हुए हैं, है ना। तो जब शिक्षण प्रक्रिया होगी तो सबसे अधिक सहायक क्या होगा कि छात्र और शिक्षक के बीच में जो पारस्परिक संबंध होगा वो ज़्यादा सहायक रहेगा। यदि शिक्षक फ्रेंडली बात कर रहा है, ठीक है, वार्तालाप कर रहा है बच्चों के साथ में, उनको बोलने का मौका दे रहा है, उनको प्रश्न पूछने का अवसर दे रहा है, तो निश्चित रूप से जो है वो सहायक रूप से जो सीखना है वो बहुत कारगर होगा और संबंध जो है वो एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छा बना रहेगा। ठीक है, इधर सीखना भी होता रहेगा और संबंध भी अच्छे से बना रहेगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देख लो कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकार की एक योजना है, यह विशेष महत्व देती है। किस पर महत्व देती है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये हमको बताना है। न्यूनतम स्तर की भौतिक सुविधाएं सभी प्राथमिक विद्यालयों को प्रदान करने पर, सभी एक शिक्षक विद्यालयों को 2 शिक्षक विद्यालयों में बदलने पर, तीसरा ऑप्शन है एक समान पाठ्यचर्या सभी प्राथमिक विद्यालयों में लागू करने पर, या फिर डी ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड का प्रयोग सभी प्राथमिक विद्यालयों के लिए अनिवार्य करने पर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक समान पाठ्यचर्या सभी प्राथमिक विद्यालयों में लागू करने पर जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो महत्व देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आमतौर पर विद्यार्थी अपने शिक्षक का आदर करते हैं क्योंकि, ऑप्शन है उनका व्यवहार मैत्रीपूर्ण है, उनका विषय ज्ञान अच्छा है, उनकी स्कूल में उपस्थिति नियमित है, वे विविध पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मान लेते हैं आप टीचर हैं और आपके स्टूडेंट हैं, है ना। तो आपके जो स्टूडेंट रहेंगे वो आपका आदर क्यों करेंगे ये आपको खुद सोचना है। ठीक, मान लेते हैं आपके घर में बच्चे हैं, आप एक पेरेंट्स हैं, है ना। तो आपके बच्चे आपका आदर क्यों करेंगे, आपको डर के करेंगे क्या कि आप उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे तब करेंगे क्या? नहीं, यदि आप उनको प्रोत्साहित करते रहेंगे तब वो आपका आदर ज़्यादा करेंगे। ठीक वैसे ही विद्यालय में भी होता है ना। यदि विद्यालय में आप शिक्षक हैं और छात्रों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप उनको सहयोग दे रहे हैं, ठीक है, आप उनको नई नई चीज़ें सिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके साथ आपका जो संबंध रहेगा वो मधुर रहेगा और लंबे समय तक चलेगा और आपके प्रति वो लोग आदर भाव रखेंगे ही। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ना, ये केवल प्रश्न नहीं है ना, ये आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए चीज़ें हैं, है ना, आपके नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपके ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आप यदि अपने ज्ञान को, अपने नैतिक मूल्यों को, अपने व्यवहार के साथ यदि इन प्रश्नों को तुलना करते हुए समझेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे, है ना। और यदि आप टीचर हैं तो निश्चित रूप से आपको और ज़्यादा समझ में आएगी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, 72 नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बालक में किस विशेषता का विकास करना है? आज्ञाकारिता का, विनोद प्रियता का, स्वावलंबन का या फिर मित्रता का? तो फ्रेंड्स, विद्यालयी शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो प्रत्येक बालक में क्या डेवलपमेंट करने के लिए रहता है? तो स्वावलंबन। ठीक है, अगर वो खुद से करके सीखता है, अगर इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखकर उनको मौके देंगे तो निश्चित रूप से जो है हमारा जो शिक्षा पद्धति है, हमारा जो शिक्षण कार्य है वो 100% सफल हो जाएगा। यदि हम बोल रहे हैं, बच्चे को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, वो लोग केवल आपके साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे, बाकी चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, जो लर्निंग वाला प्रोसेस है वो नहीं होगा फिर। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ठीक, अब यह प्रश्न आपको कहीं बुक में मिल जाएगा क्या? अगर नहीं भी मिलेगा तो भी आप इन प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, छात्रों का मनोबल बढ़ाना, शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना, बच्चों में आपसी संबंध विकसित करना। ठीक है, प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि ये ऑप्शन डी ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऐसे करके।
ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं है। हमको पूछा गया है कि विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या आवश्यक है ये हमको बताना है। तो जो सबसे आवश्यक चीज़ है फ्रेंड्स, वो क्या चीज़ है कि शिक्षक अभिभावक संबंध को जो है हम लोग बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जो विद्यालय का समाज के प्रति रुझान जो है वो बढ़ेगा, और समाज का भी विद्यालय के प्रति रुझान जो है वो बढ़ेगा। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे स्कूल में, अब प्रदर्शन करने का मतलब ये नहीं कि आपके सभी बच्चे मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं, ये प्रदर्शन नहीं, ठीक। आप उनके बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास करेंगे, ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे, क्रिएटिविटी में उनको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक, उनको प्रश्न पूछने का अवसर देंगे, उनसे चर्चा करेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे जो हैं इन बातों को अपने पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे कि फला टीचर जो है वो हमको ये कार्य करवाता है, ऐसे करके। तो समाज जो पालक रहेंगे वो दूसरे पालक से शेयर करेंगे इस बात को कि फला टीचर जो है वो ऐसे ऐसे काम करवाता है, अच्छा काम करवाता है, बच्चे लोग खुश रहते हैं, ऐसे करके। तो निश्चित रूप से फिर संबंध जो है फिर मधुरता की ओर बढ़ेगी, ठीक है। और समाज और स्कूल का जो दायरा है वो फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा फिर, है ना। नहीं तो अमूमन देखने को ये मिलता है कि जो पालक रहते हैं वो बहुत कम विद्यालय से जुड़ते हैं, है ना। इसमें अब हमारी गलती है कहा जाए वही उचित है ना। अब इसमें पालक की गलती है ऐसा बोलेंगे तो ये अनुचित बात है, क्योंकि जब हम अच्छे से उनके बच्चों के साथ पेश आएंगे, अच्छे से उनसे बातचीत करेंगे, अच्छे से उनको सीखने का अवसर देंगे, तो निश्चित रूप से वो इन बातों को अपने पालकों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। और जब शेयर करेंगे तो उसका जो प्रतिफल है वो हमको सामने देखने को मिलेगी, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देख लो, पाठ्य सहभागी क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए, शारीरिक तथा नैतिक विकास के लिए, या फिर मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए। फ्रेंड्स, यदि कोई काम हो रहा है, पाठ्य सहगामी क्रिया हो रही है, तो उसको उसमें भाग लेना क्यों आवश्यक है ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बहुमुखी विकास के लिए। बहुमुखी विकास मतलब आप सभी को पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, मल्टीपल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा? मल्टीपल डेवलपमेंट हो जाएगा बहुमुखी विकास का मतलब जो है ना। यदि हम लोग को करिकुलम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पढ़ाई के अतिरिक्त और भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, खेल में, संगीत में, ध्यान में, योग में, यदि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा विकास जो है वो शारीरिक नहीं होगा, मानसिक नहीं होगा, बल्कि हम लोग सर्वांगीण रूप से विकास की ओर अग्रसर होंगे, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 75 नंबर का क्वेश्चन है, छात्रों को नागरिकता के गुण विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। छात्रों को नागरिकता के गुण विकसित कर, छात्रों में ये होना चाहिए था एक्चुअल में, छात्रों में नागरिकता के गुण विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए हमको ये बताना है। कुछ समय समुदाय में कार्य करना चाहिए, महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ना जिन्होंने समुदाय की सेवा की है, ऑप्शन सी शिक्षकों द्वारा नागरिकता पर उपदेश देना, या फिर डी ऑप्शन है सामुदायिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा करना। तो देखो फ्रेंड्स, नागरिकता का गुण विकसित करना है तो हम लोग सामुदायिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा करके तो जो है नागरिकता के गुण विकसित नहीं कर सकते। और शिक्षक केवल नागरिकता का संदेश देकर या फिर उपदेश देकर जो है नागरिकता के गुण जो है विकसित नहीं कर सकता, है ना। मतलब आपको सिटीजनशिप क्वालिटी अगर डेवलप करनी है तो ऐसा नहीं कि आप भाषणबाजी कर दें उसके बाद सिटीजनशिप जो क्वालिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स कि जो भी महान व्यक्ति हैं, है ना, उनकी जीवनियों को पढ़ना है और उसमें फिर समुदाय की सेवा की है उनकी जीवनियाँ पढ़नी है आपको, है ना। तब जाके आप उनको क्या करेंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हाँ कि फलाने व्यक्ति ऐसे थे और उन्होंने ये कार्य करके समाज को दिया, तो हमको भी ये कार्य करना है और समाज को एक अच्छे दिशा में ले जाना है, ऐसे करके। तो ऑप्शन भी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देख लो, कक्षा में समूह क्रियाएं क्यों कराई जाती हैं।
वाई ग्रुप एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम बी डन। ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा के लिए, ऐसा तो नहीं है प्रतिस्पर्धा के लिए जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ कराया जाए। दुश्मनी के लिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मित्रता के लिए, ये कुछ ठीक लग रही है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ऑप्शन नंबर सी है कि सहयोग के लिए, फॉर कोऑपरेशन, है ना। मतलब हम एक दूसरे को सहयोग कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें, इसके लिए जो है वो समूह क्रियाएँ कराई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण एवं सीखना संभव होता है केवल कक्षा में? बिल्कुल नहीं। केवल घर में? बिल्कुल नहीं। ना तो घर में और ना ही कक्षा में, ये भी सही है। और कक्षा एवं घर दोनों में। तो शिक्षण एवं सीखना कहाँ कहाँ पर होता है फ्रेंड? कक्षा में भी होता है और घर में भी होता है। ऐसा नहीं कि आप क्लासरूम में जाके सारी चीज़ें सीखेंगे, घर से भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो वो सीखने को मिलती है। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए अच्छा अनुशासन रखता हो, ठीक लग रहा है। ऑप्शन बी छात्रों की कठिनाइयों को दूर करता हो, ये भी ठीक लग रहा है। समय का पाबंद हो, ये भी ठीक लग रहा है। अच्छा वक्ता हो, ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन इन सब में जो सबसे अच्छा है वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करता है। वो शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। मान लेते हैं आपको जोड़ना नहीं आता, आप कठिनाई महसूस कर रहे हैं जोड़ने में, और बार बार आपसे वही गलती हो रही है। यदि कोई शिक्षक इस गलती को, इस कठिनाई को कहीं दूर कर देगा तो आपके लिए वो क्या वरदान से कम नहीं होगा, है ना। और निश्चित रूप से फिर आप जोड़ना जैसे सीख जाएंगे तो घटाना भी आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध है? ऑप्शन है विद्यालयों का राजनीतिकरण, विद्यालयों द्वारा सामाजिक निर्माण का कार्य, विद्यालयों में व्यावसायिक अवसरों का निर्माण, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो विद्यालय संबंधी कार्यों के विरुद्ध है, ये हमको बताना है। ठीक है, मतलब हमको विद्यालय में कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो विद्यालय के खिलाफ हो। ठीक है, तो कौन सा कार्य है फ्रेंड्स? वो ऑप्शन नंबर ए है कि विद्यालयों का जो है राजनीतिकरण नहीं करना है। आप विद्यालय जा रहे हैं, मतलब आपके पास अलग अलग समाज के व्यक्ति आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, ठीक, कोई पढ़े लिखे परिवार से आ रहे हैं, कोई गरीब परिवार से आ रहे हैं, ठीक है, और कोई अच्छे खाते पीते घर से आ रहे हैं, कोई कम खाते पीते घर से आ रहे हैं। किसी को हिंदी बोलना आता है, किसी को हिंदी बोलना नहीं आता, किसी को मातृभाषा आती है, उसके साथ इंग्लिश भी वो जानता है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि आपको राजनीतिकरण नहीं करना है कि ये लड़का जो है उस मोहल्ले से आता है तो इसको कम पढ़ाएं, ठीक है, ये लड़का घोटिया का बेटा तो इसको ज़्यादा पढ़ाएं, ऐसा राजनीतिकरण नहीं। या फिर आप मान लेते हैं कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर कोई पालक के बच्चे ऐसे आ रहे हैं कि वो पालक जो है किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो उस पार्टी को ध्यान में रखकर उसको अच्छे से पढ़ाएं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये राजनीतिकरण की श्रेणी में आ जाएगा और हमको इसी चीज़ से बचना है विद्यालय में जाने के बाद। ठीक है, भले ही आपका विद्यालय के बाद जो भी संबंध हो पालकों के साथ में, लेकिन विद्यालय में जैसे आप हैं तो आपके सभी बच्चे हैं और आपका सभी पालकों के साथ उतना ही मधुर और उतना ही जो मित्रतापूर्ण व्यवहार होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है। ऑप्शन ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी छात्रों को गृह कार्य के लिए तैयार करना, ऑप्शन सी है प्रश्न पत्र तैयार करना, ऑप्शन डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। तो एक अध्यापक के समक्ष जो सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है फ्रेंड्स, वो क्या रहता है कि जो भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको रुचिकर कैसे बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनौती रहती है। मान लेते हैं आप टीचर हैं, आप पहली दूसरी को पढ़ा रहे हैं, है ना, तो आप वहाँ पे बच्चे बनकर यदि पढ़ाएंगे सिखाएंगे तो ही आपको प्रतिफल मिलेगी, है ना। ऐसा नहीं आप एक छड़ी पकड़ लिए और सबको आदेश प्रसारित कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, बच्चे जो है डरेंगे और डरे के कारण फिर वो स्कूल आना
बंद कर देंगे। यदि आप उनको हाव भाव से, संगीत से, डांस करके, ठीक है, क्रिएटिविटी के माध्यम से यदि सिखाएंगे तो निश्चित रूप से जो बच्चे हैं वो आपके तरफ अट्रैक्शन में आ जाएंगे और आपके साथ फिर वो सीखने में भी रुचि लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हमारा 2022 का प्रश्न है फ्रेंड्स, है ना। 2022 के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। अभी जो किए हैं वो 2021 वाला था, अब हम लोग 2022 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, पहला प्रश्न है हमारा कि इनमें से किस विधि में छात्र निष्क्रिय होते हैं? प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो छात्र निष्क्रिय होते हैं वो किसमें निष्क्रिय हो जाते हैं फ्रेंड्स? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, कि व्याख्यान विधि में, जिसको हम लोग लेक्चर मेथड बोलते हैं, इसमें जो छात्र है वो निष्क्रिय होते हैं। बाकी यदि हम लोग प्रोजेक्ट विधि देखें तो प्रोजेक्ट यदि हम बच्चों को दे देते हैं तो वो खुद करते हैं, है ना। कोई भी कार्य यदि उनको सौंप देते हैं कि फलाना सर्वे आपको करके आना है ऐसे करके, तो उसमें छात्र जो है वो एक्टिव रहेगा। ठीक, यदि प्रोजेक्ट कार्य हम लोग कक्षा के लिए दे रहे हैं तो वो कक्षा में आपको सक्रिय नज़र आएंगे, और यदि हम घर के लिए भी देंगे तो वो जो छात्र है वो घर में भी एक्टिव रहेगा प्रोजेक्ट विधि में। वहीं प्रदर्शन विधि की बात करें, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बोलते हैं, तो इसमें भी जो है छात्र जो है वो सक्रिय अवस्था में रहते हैं। ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन देख लो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 2009 में, 2007 में, 2008 में या फिर 2010 में? इस अधिनियम को फ्रेंड्स हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जानते हैं, लेकिन ये 2009 में लागू नहीं हुआ था। ठीक है, ये कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? ये लागू हुआ था 2010 में। अब 2010 में भी किस तारीख को लागू हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था फ्रेंड्स। आपको डेट ध्यान में रखना है ना, अगली बार आपको ये पूछ दिया जाएगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में किस तिथि को लागू किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो लागू किया गया था। ठीक है, हालांकि ये 2009 में पारित हो गया था, लेकिन इसको लागू जो है 2010 में किया गया था, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस इज, टेक्स्ट बुक है, इंटरेस्ट है, एक्सपीरियंस है या फिर क्यूरियोसिटी है? तो फ्रेंड्स, हिंदी में भी देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तक है, रुचि है, अनुभव है या फिर जिज्ञासा है? तो कोई भी सीखने की जो प्रथम प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, वो क्या रहती है कि हमारे अंदर उस चीज़ को सीखने की ललक हो, जिज्ञासा हो। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मान लेते हैं आपको क्रिकेट देखना है, ठीक है, तो जब आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मुझे आज क्रिकेट देखना है ऐसे करके, तभी आप क्रिकेट देखने जाएंगे, है ना। मान लेते हैं आपको क्रिकेट खेलने की इच्छा होगी, तो जब आपके अंदर इच्छा जागृत होगी कि नहीं मुझे क्रिकेट खेलना है ऐसे करके, तो निश्चित रूप से आप फिर क्रिकेट खेलना धीरे धीरे सीख जाएंगे, है ना। वैसे ही अन्य चीज़ों के लिए भी ये लागू होता है। मान लेते हैं आपको बाइक सीखना है, तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बैठे बैठे सीख जाएंगे। आप जिज्ञासा, आपके अंदर जिज्ञासा जागृत होगी, आप बाइक को पकड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा उसमें बैठ के देखेंगे, है ना। आप अपने आप को थोड़ा अच्छी स्थिति में जब पाएंगे तो निश्चित रूप से आप गाड़ी चलाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि आपकी जिज्ञासा जागी हुई है कि मुझे गाड़ी सीखनी है। भले ही आप गिर के सीखें, लेकिन आप गाड़ी सीख ही जाएंगे, ऐसा है। ठीक, तो सीखने की जो प्रक्रिया का प्रथम सोपान होता है वो जिज्ञासा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 64 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता जांच हेतु किया जाता है? डेसीमीटर का, डेसिबल का, डेसीपाइन का या फिर डेकामीटर का? तो फ्रेंड्स, सुनने की क्षमता की जांच हेतु जो उपयोग में लाया जाता है वो क्या लाया जाता है? डेसिबल को लेके आया जाता है। ठीक है, जैसे कभी डीजे बजता है आपके गांव के आसपास में या फिर आपके घर के आसपास में, ठीक, तो उतने डेसिबल में ही बजता है जितना आपको सुनने में आसानी होती है। अगर उससे ज़्यादा डेसिबल में वो बजना शुरू करेगा तो आपके कान के जो पर्दे हैं वो क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे, फिर आपको सुना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डेसिबल जो है वो हमारे सुनने की क्षमता की जांच हेतु जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। बाकी डेसीमीटर और डेकामीटर क्या है उसको भी देख लेते हैं।
तो डेसीमीटर क्या चीज़ है फ्रेंड्स, उसको देख लेते हैं। तो डेसीमीटर जो है वो क्या चीज़ है, वो लंबाई की इकाई को मापने की जो इकाई होती है उसको हम लोग डेसीमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेसीमीटर क्या है कि लंबाई की जो इकाई है ना, उसको मापने के लिए हम लोग डेसीमीटर का यूज़ करते हैं। वैसे ही डेकामीटर की जो है फ्रेंड्स, डेकामीटर में भी लंबाई की जो इकाई है उसको नापा जाता है। वही डेसीपाइन की यदि हम लोग बात करें तो डेसीपाइन जो है ऐसा कोई इकाई नहीं होता है। ठीक, ये केवल नाम के लिए दे दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 65 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑप्शन ए है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ऑप्शन बी है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑप्शन सी है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, या फिर ऑप्शन डी है ऐसे टाइप क्वेश्चंस। हिंदी में दिया फ्रेंड्स लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत जवाब वाले प्रश्न, सही गलत वाले प्रश्न, या फिर निबंधात्मक प्रश्न। तो फ्रेंड्स जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो प्रश्न होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सही गलत वाले प्रश्न को हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न के रूप में जानते हैं। वहीं बाकी जो 3 चीज़ें हैं देख लो, ये निबंधात्मक प्रश्न हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, विस्तृत जवाब देने वाले प्रश्न हो गए। इसमें जो प्रत्येक लिखने वाला रहता है वो अपने हिसाब से उत्तर राइटिंग करता है ना। मान लेते हैं हाँ, मैं लिख रहा हूँ कि हमारे शरीर प्रश्न पूछा गया है कि शरीर के कोई 5 अंगों के नाम लिखो ऐसे करके। तो मैं लिख लेता हूँ, मान लेते हैं नाक, कान, मुंह, गाल, ठीक, ओंठ, ठीक, नाक, ऐसे करके। लेकिन बाकी जो व्यक्ति रहेगा वो लिख सकता है पैर लिख सकता है, ठीक है, बाल लिख सकता है, नाखून लिख सकता है, उंगली लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। ठीक वैसा ही ये लघु उत्तरीय के ऊपर भी लागू होता है या दीर्घ उत्तरीय के लिए भी लागू होता है और निबंधात्मक के लिए भी ये जो चीज़ें हैं वो लागू होता है। ठीक है, मतलब पृथ्वीराज चौहान कौन थे ये प्रश्न कहीं पूछ दिया जाएगा तो सभी अलग अलग प्रकार से उसका सही जवाब देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के आ जाएंगे, ऐसा नहीं है ना, उसका सही उत्तर देंगे। लेकिन सबका जो लिखने का जो तरीका रहेगा वो अलग अलग रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, देख लो, श्याम पट्ट है सहायक शिक्षण सामग्री, अनावश्यक सामग्री, श्रव्य सामग्री, या फिर उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी तो नहीं हो सकता। श्याम पट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है। तो ब्लैक बोर्ड क्या चीज़ है फ्रेंड्स, श्रव्य सामग्री क्या मतलब उससे सुनाई पड़ती है क्या, नहीं सुनाई पड़ती। अनावश्यक सामग्री क्या, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती क्या, ये भी गलत है। तो सीधी सी बात, हमको आगे अगर एलिमिनेट प्रोसेस में आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सही जवाब मिल ही जाएगा। कक्षा में बैठे रहेंगे, परीक्षा वाले में बैठे रहेंगे तो ये एलिमिनेट प्रोसेस को आपको यूज़ करना है। ठीक है, कोई भी प्रश्न का यदि आपको सटीक उत्तर पता नहीं है तो आप एलिमिनेट प्रोसेस में जाकर उसका सटीक उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कैब का हमको पूरा नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी है सेंट्रल एलाइड बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, या फिर डी ऑप्शन है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो फ्रेंड्स कैब का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म होगा। ये प्रश्न भी पूछ सकता है आपको कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, ऐसे करके ये भी प्रश्न पूछ सकता है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। तो जो फुल फॉर्म रहता है उसका आपको शॉर्ट फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने यूजीसी बोल दिया तो यूजीसी का फुल फॉर्म बताओ ऐसे करके पूछ देगा तो आपको जवाब देना है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लिखा है तो उसका शॉर्ट फॉर्म बताओ ऐसे करके भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों के लिए आपको तैयार रहना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का उत्पाद नहीं है, ज्ञान, अवधारणा, शारीरिक विकास, या फिर कौशल। तो सीखने का जो उत्पाद नहीं है वो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, शारीरिक विकास हमारे सीखने से कोई संबंध नहीं रखता है। ठीक है, बाकी ज्ञान जो है, अवधारणा जो है और कौशल जो है वो हमारे सीखने के लिए जो है वो महत्वपूर्ण जो है एरिया है कह दो। ठीक है,
इसके बिना सीखना पॉसिबल नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा देख लो, शिक्षण सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? हु शुड सेलेक्ट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल? स्टूडेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल या फिर एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स? तो हिंदी में भी दिया है, छात्र को उसका चयन करना चाहिए, विभाग प्रमुख को करना चाहिए, प्राचार्य को करना चाहिए या फिर विशेषज्ञों की समिति को करना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, विशेषज्ञों की जो समिति रहेगी, ठीक, उसको शिक्षण सामग्री का चयन करना चाहिए। ठीक है, जो विशेषज्ञ रहेंगे, मान लेते हैं आपको कक्षा 5 तक की शिक्षा कार्य करवानी है, ठीक है, 5th तक की, तो जो विशेषज्ञ रहेंगे उस स्तर तक के ही जो पाठ्य सामग्री वो आपको प्रदान करेंगे। शिक्षण सामग्री जो उस स्तर तक के ही जो है आपको प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है, ठीक, उस चीज़ को वो लोग काफ़ी समय से अनुभव किए हैं और उस चीज़ के बारे में वो विशेषज्ञता रखते हैं, ठीक है, और उनको ही शिक्षण सामग्री चयन का अधिकार होना चाहिए, ये कहना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लो कि MLL का संबंध है, ऑप्शन है मैक्सिमम लेवल लर्निंग से, मोस्ट लर्निंग लेवल से, मैथमेटिक्स लेवल्स लर्निंग से या फिर मिनिमम लेवल लर्निंग से। देखो फ्रेंड्स, कुछ प्रश्नों के जवाब आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, आपको इधर उधर देखने ताकने या फिर आपने दिमाग को पुस्तक में ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। अब MLL का संबंध आपको बताना है, तो MLL का जो संबंध है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी से मिनिमम लेवल्स लर्निंग से है। ठीक है, किससे है? मिनिमम लेवल लर्निंग से है, ठीक, जिसको हम लोग न्यूनतम अधिगम स्तर बोलते हैं। ठीक है, न्यूनतम अधिगम स्तर बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, किशोर शिक्षार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान को कहा जाता है? द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग टू एडोलसेंस लर्नर्स इन टर्म्स एड। शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रौद्योगिकी या फिर शिक्षा शास्त्र। तो जो किशोर शिक्षार्थी रहते हैं, ठीक है, जो किशोर शिक्षार्थी रहते हैं, जो किशोर बालक रहते हैं कह दो, उनको पढ़ाने की जो कला रहती है और विज्ञान रहती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में पेडागॉजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसके विचारों पर बुनियादी शिक्षा योजना आधारित है? जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा है कि बुनियादी शिक्षा योजना को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है करके। ठीक है, उसी से देखो रिलेटेड प्रश्न आ गया, 2021 में भी इससे रिलेटेड प्रश्न आया था और 2022 में भी आ गया है। ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सेम टू सेम दिया हुआ है ना, ठीक है, कोई बदलाव नहीं, प्रश्न भी सेम टू सेम है, इसका उत्तर भी सेम टू सेम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं बुनियादी शिक्षा को? तो नई तालीम के नाम से भी जानते हैं और वर्धा योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो एक और रिपीटेड प्रश्न आ गया कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा से संबंधित संगठन है। ठीक है, NCERT, NCTE, SCERT या फिर AICTE। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक शिक्षा से संबंधित जो संगठन है वो क्या चीज़ है? वो NCTE है। ठीक है, मतलब शिक्षक से संबंधित है ना, शिक्षक के शिक्षा से संबंधित है तो NCTE है। ठीक, जिसका जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स, NCTE का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, ये NCTE का फुल फॉर्म है। ठीक, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। वहीं हम लोग NCERT की बात करें तो NCERT का फुल फॉर्म होगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो जाएगा NCERT का। ठीक, वहीं हम लोग SCERT की बात करें तो
स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, वही AICT की हम लोग फुल फॉर्म अगर जानेंगे, ठीक है, AICT की यदि फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म होगा फ्रेंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सन 2020 में घोषित शिक्षा नीति का नाम है। ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको NEP बोलते हैं 2020। ऑप्शन बी है नवीन शिक्षा नीति 2020, नवीन शैक्षिक नीति 2020, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि जो 2020 में घोषित हुई शिक्षा नीति, उसका क्या नाम है, NEP के नाम से जानते हैं 2020, जिसको हिंदी में अगर बोला जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलते हैं, और इंग्लिश में बोला जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये 2020 में ये जो है नई शिक्षा नीति आई। इसके पहले 1968 में एक शिक्षा नीति आई थी। इसके बाद एक शिक्षा नीति 1986 में आई थी। इसमें संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है, और अभी जो शिक्षा नीति आई है फ्रेंड्स 2020 वाली, इसके जो अध्यक्ष रहे हैं, कौन रहे हैं, तो के कस्तूरी रंगन जो है वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया। तो 1 नंबर का और क्वेश्चन आपको बता दिया। आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि 2020 में जो घोषित शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको जवाब देना के कस्तूरी रंगन। और के कस्तूरी रंगन जो है फ्रेंड्स इसरो के चीफ रह चुके हैं। ठीक है, इसरो के चीफ रह चुके हैं। और ये जो 2020 है फ्रेंड्स, ठीक, NEP 2020 क्या करता है, ये 10 धन 2 के स्थान पर क्या है, 5 धन 3 धन 3 धन 4 वाला प्रोसेस जो है वो लेके आया है। ठीक है, के कस्तूरी रंगन के बारे में मैंने बता दिया। ठीक, और ये 1999 से 2003 तक जो है वो इसरो के क्या रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। ठीक है, और जो ये नई शिक्षा नीति बनी उसकी क्या थे, अध्यक्ष थे ये। अगला प्रश्न है हमारा, परख का पूरा नाम है। ऑप्शन है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज होमवर्क। ऑप्शन बी है परीक्षा फॉर एनालिसिस ऑफ नॉलेज। ऑप्शन सी है परफॉर्मेंस अप्रेशल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, या फिर डी ऑप्शन है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, परख का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक, आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट का फुल फॉर्म क्या होगा, ऐसे करके। तो आपको बताना है कि परख होता है ऐसे करके। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। ऑप्शन है मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक यात्रा है। किसमें का यात्रा है, तो उपर्युक्त सभी रूपों में ये यात्रा के रूप में हमको देखने को मिलती है कि ये जो यात्रा है मूर्त से अमूर्त की ओर भी चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी चलती है, और सरल से कठिन की ओर भी चलती है। तो मूर्त से अमूर्त की ओर से क्या तात्पर्य हो जाएगा फ्रेंड्स, तो मूर्त मतलब एक कोई भी कठोर चीज़ हो गई, है ना। कठोर चीज़ से यात्रा जो चलना शुरू होगा तो वो जो हम लोग नहीं जानते हैं उसके तरफ चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब मान लेते पहले कोई ठोस वस्तु को हम लोग पहले छू कर देखेंगे, है ना, फिर उसको हम लोग अमूर्त रूप में और क्या क्या चीज़ें हो सकती उस चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर ऑप्शन भी है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर कि हम जो पहले से जानते हैं, है ना, हम लोग जो पहले से जानते हैं उससे शुरू होती है, और जो नहीं जानते हैं उसकी ओर वो बढ़ते क्रम में जाती है। सर वहीं सरल से यदि कठिन की बात करें तो सरल से कठिन में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो सरल चीज़ें हैं, है ना, वो पहली
जो सरल अवधारणा है वो पहले आपको सिखाई जाती है, बाद में फिर कठिन अवधारणाओं को आपको सीखने को मिलता है। मान लेते हैं जोड़ना घटाना जो है आपको पहले सीखने को मिलता है ना, उसके बाद आपसे गुणा भाग जो है संक्रियाएं वो करवाई जाती है, क्योंकि ये जोड़ने घटाने से थोड़ा कठिन संक्रिया है एक प्रकार से, ठीक है। और जो ज्ञात से अज्ञात की ओर जो वाली बात है फ्रेंड्स, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर ये सबसे पुराना और व्यापक रूप से स्वीकृत जो है प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, ठीक है। ये ज्ञात से अज्ञात की ओर। और देखो जो मूर्त से अमूर्त की ओर जो चीज़ें हैं उसको कौन कौन फॉलो करते हैं, तो मारिया मॉन्टेसरी है, ठीक है, जीन पियाजे है, जेरोम ब्रूनर है, जॉन डेवी है, ये इसके समर्थक हैं कह दो, ठीक है। वहीं ज्ञात से अज्ञात की ओर बात करें तो जो सुकरात है और डेविड असुबेल हैं ये इनके समर्थक रहे हैं। वहीं सरल से कठिन की ओर बात करें तो हर्बर्ट जो स्पेंसर है, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक, ये इनके समर्थक रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है जानकारी प्रदान करना, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायता करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कक्षा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या चीज़ है, वो है ऑप्शन नंबर बी, कि छात्रों के व्यक्तित्व का जो विकास करना, ये जो है कक्षा शिक्षण का मुख्य कार्य है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस कौशल का संबंध पूर्व ज्ञान परीक्षण से है? विच स्किल इज रिलेटेड विद द टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज? ऑप्शन है प्रदर्शन कौशल, प्रस्तावना परिचय कौशल, श्यामपट्ट कौशल, या फिर उद्दीपक परिवर्तन कौशल। पूर्व ज्ञान मतलब आप जो सीखे हुए हैं, ठीक है, उसके परीक्षण से है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है फ्रेंड्स वो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मतलब जो हम लोग पुरानी चीज़ें सीख लिए हैं, है ना, उसको कब हम लोग बता पाएंगे, यदि हम किसी से परिचय प्राप्त करें। मान लेते हैं कोई पहली का बच्चा आ रहा है, पहली में वो कोई बच्चा न्यू एडमिशन लिया है, तो यदि हम उनसे उनके घर में जो जो चीज़ें वो सीख के आया है उनसे चर्चा करेंगे, उनसे प्रस्तावना के रूप में उनसे पूछेंगे, ठीक, उनसे परिचय प्राप्त करेंगे, तो यही जो है वो उनके पूर्व ज्ञान से हमको क्या करेगा, कोरिलेट करेगा, जोड़ेगा, ठीक है, कि वो बच्चा क्या क्या सीख के आया है और हमको और क्या क्या चीज़ें उनको सिखाने की आवश्यकता है, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 79 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो फ्रेंड्स, कि अधिगम है सक्रिय, निष्क्रिय, स्थिर, या फिर उपर्युक्त सभी। तो अधिगम जो है फ्रेंड्स हमेशा क्या होता है, यदि आप सीखते हैं तो कब सीखते हैं, जब आप एक्टिव रहेंगे तभी सीखेंगे। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। और सीखना जो है वो स्थिर नहीं रहता फ्रेंड्स, है ना, उसमें उतार चढ़ाव होते रहता है। मान लेते हैं आपने लिखना सीखा है और बहुत दिनों तक आपने लिखा ही नहीं, तो देखना आपका जो पेन है वो उतने स्पीड से नहीं चल पाएगा। एक और उदाहरण दूंगा कि जैसे आप परीक्षा दिलाने जाते हैं, आपको आंसर राइटिंग करना है, तो शुरुआत में देखेंगे कि आपका पेन जो है वो कम स्पीड में चलेगा, और जैसे ही आप उसमें थोड़ा समय व्यतीत कर लेते हैं तो फिर आपका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है ना। तो सीखना जो है वो स्थिर नहीं रहता है, उसमें जो है उतार चढ़ाव आते हैं, कम ज़्यादा होते रहता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण की प्रकृति क्या है? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टीचिंग? ऑप्शन है टीचिंग इज़ एन आर्ट, टीचिंग इज़ साइंस, टीचिंग इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस, या फिर टीचिंग नाइदर एन आर्ट नॉर ए साइंस। तो फ्रेंड्स शिक्षण की प्रकृति क्या है ये हमको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ हिंदी में, शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक विज्ञान है, शिक्षण एक कला एवं विज्ञान दोनों है, या फिर ऑप्शन डी है शिक्षण न तो कला है और न ही विज्ञान है। तो इसका जो उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षण जो है वो एक कला भी है और विज्ञान दोनों है, ठीक है। तो कला कैसे है इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो कला का गुण इसमें विद्यमान है, कला का गुण इसमें विद्यमान है, कैसे विद्यमान है कि इसमें जो है वो रचनात्मकता आपको देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। अनुभव का इसमें इस्तेमाल होता है, अनुभव आपसे पूछा जाता है कि नहीं, और आप इसमें व्यक्तिगत शैली जो है वो देखने को मिलती है, व्यक्तिगत शैली भी इसमें शामिल होती है, ठीक, इसलिए ये कला है। विज्ञान क्या है फ्रेंड्स? तो विज्ञान ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो है
सिद्धांतों की बात होती है शिक्षण में, है ना, और विधियों की बात होती है, आपसे विधि के अलग अलग विधियों से आपको टीचिंग कराया जाता है, ठीक है। और व्यवस्थित दृष्टिकोण आपको भी देखने को मिलती है शिक्षण के दौरान। ऐसा नहीं कुछ भी आए बाएँ पढ़ा के चला जाए, ऐसा नहीं रहता। सबका एक निर्धारित पाठ्यक्रम रहता है और उसी पाठ्यक्रम के अनुरूप आपको शिक्षण कार्य कराया जाता है, ठीक। और आपके स्तर के अनुसार रहता है वो, आपकी आयु के अनुसार रहता है वो। ऐसा नहीं कि आपसे जो है आप कक्षा 5वीं में पढ़ते हैं तो आपको 12वीं का सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं रहता। सब निर्धारित रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। आगे का जो प्रश्न रहेगा वो पार्ट 2 में आपको मैं दूंगा, है ना। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और इसका निरंतर यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपको कम से कम 5 प्रश्न जो है फ्रेंड्स मिलता जुलता आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, चाहे आप बीएड वाले हों या फिर डीएलएड वाले हों, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो दोनों का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। और 1-2 पर्सन का ये कमेंट आया था कि आप टेलीग्राम चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं। मैं अपने सारे वीडियो में ये बोलता हूँ कि यदि आप हमारे टेलीग्राम, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े होंगे तो दोनों का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा करके। उसके बाद भी पूरा वीडियो देखना नहीं है और कुछ लोग जो है वो सवाल कर ही देते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जानकारी भी पूरी मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल द टीचर जी के साथ। धन्यवाद।